तो आज आपकी जो क्लास रहेगी, आज आपकी क्लास है सीडीपी की। सीडीपी में टॉपिक रहेगा लॉरेंस कॉल्बर्ट नैतिकता का सिद्धांत। ये क्लास जो होगी वो आपकी हेल्पफुल रहेगी सीटेट के लिए। 21 जनवरी 2024 को सीटेट की एग्जाम डेट है। एस्टेट का भी जो एग्जाम डेट है वो 2 से 3 दिसंबर के बीच है। तो लाइक जो भी एग्जाम है टीचिंग से रिलेटेड उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी ये लॉरेंस कॉल्बर्ट का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये आपका टॉपिक दे रखा है। इस टॉपिक में ये है कि एक स्टोरी है, उस स्टोरी पर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा और उस स्टोरी को आप समझ सकते हैं और उसी स्टोरी पर ये डिपेंड है। ठीक है, तो ये स्टोरी सुन के ही नहीं, लेकिन स्टोरी जो निकलेंगे रीजनिंग या लॉजिकल चीजें होंगी उसको समझना होगा। ठीक है, जो फैक्ट होंगे उनको समझना होगा आपको। ठीक, चलिए, तो स्टोरी के माध्यम से आपको क्या है उस फैक्ट तक पहुंचाएंगे आपको, जिससे आप जो है डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे। चलिए, तो आपका नैतिकता, नैतिकता को कहते हैं मोरलिटी। ये वह गुण है जिसमें सही और गलत की पहचान होती है। किसकी पहचान होती है? सही और गलत की। नैतिकता है क्या वास्तव में, कि क्या सही है क्या चीज गलत है, यही क्या है नैतिकता है। एक अगर शॉर्ट तरीके से समझेंगे तो ये शॉर्ट तरीके से एक भी डेफिनेशन है, लेकिन चीजें क्या है आगे समझते हैं। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। कोलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या दिया था, एक ये सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। जिन्होंने बताया कि नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोलबर्ग अपने प्रयोगों से छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाली लघु कथाओं में एक लघु कथा निम्न है। तो कथा ये है कि यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने की थी। किसने की थी? एक फार्मासिस्ट था, उसने की थी। उसने उस दवाई को क्या किया था? रिसर्च किया था। ठीक है, दवाई बनाने का खर्च बहुत था और दवाई वाला बनाने के खर्च से 10 गुना पैसा महंगा मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उन सब के पास गया जिससे वह जानता था कि केवल कुछ पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। उसने ये कहा कि अभी मेरे पास जो पैसे हैं वो अभी आप ले लो, बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगा। उस दवाई वाले ने कहा, फिर भी दवाई वाले ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं आपको दवाई नहीं दे पाऊंगा। दवाई वाले ने कहा कि मैंने ये दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो अपनी पत्नी के लिए चुरा ली उसने दवाई। ठीक है, तो इस कहानी के आधार पर कॉलबर्ग ने दो बातों पर बल दिया। उन्होंने रिसर्च किया इस स्टोरी के आधार पर। जो अपने वैज्ञानिक थे लॉरेंस कॉलबर्ग, उन्होंने क्या किया, इन्होंने रिसर्च किया इनके प्रिंसिपल पर, इस चीज पर कि नैतिक दुविधा क्या होती है, मॉरल डिलेमा। उन्होंने देखा सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉरल डिलेमा कहते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो उसको क्या करना चाहिए? नैतिक तर्कण क्या है कि मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग ने उन्होंने समझा कि सही और गलत में किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने चोरी को चुना, क्या किया? हिंज ने चोरी को चुना, क्योंकि अगर चोरी कर लेते हैं किसी की जान बच जाती है, तो एक तरीके से क्या है? नैतिक तर्कणा। सही और गलत में से किसी एक को चुनना क्या कहलाए? मोरल रीजनिंग कहलाए। ठीक, इन्होंने कॉलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए। नंबर 1 है प्राग रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये जो अवस्था होती है ये 4 से 10 वर्ष की अवस्था में प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आती है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के आधार पर या अनुसार होती है। जैसे अगर बच्चे को 4 से 10 वर्ष के बच्चे को नैतिकता की इतनी समझ नहीं होती, वो दूसरों से या अपने फैमिली मेंबर से, अपने पेरेंट्स से सही गलत के बारे में अनुसार उनको क्या होता है? नैतिक तर्कता दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अगला उन्होंने बताया कि इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, जिसको कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चे को नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। तो क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, जिसको कहा गया है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस इंग्लिश में। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने किसका? कि साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता हिंदी में कहा जाता है इसको। लेकिन आप जो है जनरली इंग्लिश में याद रखें, कई बार बदल देता है इनका मीन्स हिंदी में। तो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म, इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है। जैसे कुछ बच्चों ने क्या किया कि उसकी नोटबुक फाड़ दी, तो क्या करते हैं? उसने भी उसकी क्या कर दी? पेंसिल तोड़ दी। ठीक है, नोटबुक फाड़ दी तो वो भी पेंसिल तोड़ देगा। तो इस अवस्था को क्या कहा? जैसे को तैसे की भी अवस्था, इसी अवस्था को कहा जाता है। इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। तो इसको क्या कहा गया? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, साधनात्मक सापेक्ष उन्मुक्ता। ठीक, अगला एग्जांपल से जैसे समझेंगे, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी, दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। होता है ना इस प्रकार से। ऐसे किसी बच्चे ने किसी का लंच बॉक्स खा लिया, तो क्या करेगा? उसका भी लंच बॉक्स दूसरे को खा लेता है। ठीक है, चलिए, तो
आगे है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। ये अवस्था जो होती है, ये अवस्था आती है 10 से 13 वर्ष की अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है। दूसरी है आपकी कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, जिसको कहा गया था लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, ठीक है। क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया, एग्जाम्पल से समझे, रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। तो बच्चे को क्या है कि इसमें क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। जैसे एग्जाम्पल में मान के चलो कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया रेड लाइट पार करते हुए, तो वो भी क्या याद रखेगा कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट को क्रॉस करते हुए, तो वो भी एक क्या है, एक इस तरीके का उसका रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा, यानी एक तरीके का लॉ एंड ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन, कानूनी व्यवस्था उन्मुखता के अंतर्गत ये चीज आती है। चलिए आगे है आपका कि उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। ये जो अवस्था आती है ये 13 वर्ष से ऊपर की आती है। 13 वर्ष के जो ऊपर आते हैं बालक, उनके अंतर्गत ये कैसी नैतिकता आती है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। इसको कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इंग्लिश में हमेशा याद रखें, कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर ये है मीन्स हिंदी के बदल देता है, तो लेकिन इंग्लिश से याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें क्या है, खुद से डिसीजन लेता है। इस अवस्था में बच्चा समझदार हो जाता है 13 वर्ष से ऊपर के, कि क्या सही है क्या गलत है। इसकी दो अवस्थाएं हैं, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो, यानी बच्चा खुद से डिसीजन ले सकता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे आपका दे रखा है कि सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता। इसको कहते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल सकता है, ठीक है। तो ये सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता हिंदी में इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहा गया यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेड प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो ये आपका जो टॉपिक है आज, आपका लॉरेंस वॉलबर्ग का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और आपका एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया है, आप वहां से जाके कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी की सीडीपी आपकी जो कंप्लीट ऐसे टॉपिक वाइज आपको कराते रहेंगे प्लेलिस्ट में। आप जिसने नहीं देखा है वो जाके प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।